हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पिछले दो वीडियो से हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को कर रहे हैं। इस एक्ट में मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में बताया था कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट कौन सी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ एक बहुत ही मेजर प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्ट किसके अगेंस्ट लगता है, जब एक मेंबर, कौन सा मेंबर, एससी या एसटी ट्राइब का या किसी भी एससी एसटी कास्ट का कोई भी यदि मेंबर है, उसे क्या किया जाए, एक नॉन यानी कि गैर एससी एसटी के द्वारा क्या किया जाए, अत्याचार किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। तो क्या होगा, बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे कि ये जो मेंबर हैं जिस पर एट्रोसिटीज लगी गई है उसकी रक्षा की जाए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एक स्टेक होल्डर, चाहे वो खुद विक्टिम हो यानी कि पीड़ित व्यक्ति है, उसे बहुत सारे क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इसको जल्दी सेटअप करने के लिए स्पेशल कोर्ट भी कुछ जिले में सेटअप किए गए हैं। कुछ जिलों में कौन सेटअप करता है, यदि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कॉन्करेंस से कि यदि स्टेट गवर्नमेंट को फील होता है कि इस पर्टिकुलर जिले में, कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो एट्रोसिटीज है, इस केस के अंदर ये केस जो है ज्यादा रजिस्टर किया जाता है, तो वहां पर स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है और उस स्पेशल कोर्ट के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जाता है जो मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, जो मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करता हो एज एन एडवोकेट। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली राज्य सरकार की क्या है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटीज हैं और जितने सरकारी ऑफिसर हैं जो इंचार्ज हैं उनके भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज में फिर हम लोगों ने कुछ ऑफिसर्स की भी ड्यूटी पढ़ी थी, जैसे कि जो पुलिस के जो इंचार्ज ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी पढ़ी थी। उनमें क्या क्या ड्यूटी होती है कि उन्हें एफआईआर रजिस्टर करना है, वो एफआईआर को विक्टिम को क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है। इसके बाद हमने देखा था कि हर स्टेजेस में उन्हें क्या करना है, लीगल एड प्रोवाइड करना है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो, तो क्या होगा कि उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी जानकारी विक्टिम को प्रोवाइड करना है। और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस, इमीडिएट रिलीफ चार्जेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारे भी स्टेट गवर्नमेंट को बेयर आउट करना है ताकि विक्टिम या उसके विटनेस को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और ये हम लोगों ने ये भी इसका रैशनल पढ़ा था कि जो एससी एसटी जो मेंबर होते हैं नॉर्मली ये क्या है, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं। और बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ कौन कौन सी चीज, सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि सामाजिक रूप से ये पिछड़े वर्ग हैं। साथ ही साथ इसी की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक रूप से भी ये पिछड़े वजह से हैं। और जब कोई सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई भी कास्ट या जाति पिछड़ी हुई रहती है तो उसका जो पॉलिटिकल क्लाउट रहता है, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस रहता है वो बहुत कम रहता है। इस वजह से आमतौर पर यह पाया गया था ऐतिहासिक तौर पर कि यदि एससी एसटी के खिलाफ कोई प्रताड़ना होती है, अत्याचार होता है, तो वो प्रशासन द्वारा, वो सिविल सर्वेंट्स द्वारा दबा दिया जाता है और उन मुद्दों को नहीं हटाया जाता है, लिया ही नहीं जाता है कभी। इसी वजह से एक स्पेशल एक्ट बनाया गया 1989 का एक्ट, जिसमें एससी एसटी को जो है कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बचे थे, वो हम कंटिन्यू करेंगे आज के बचे हुए वीडियो में। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है आज का और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव फाइन का। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ये एक्ट इसको डील करता है, अनटचेबिलिटी से डील करता है। तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक्ट जो ये है, ये महत्वपूर्ण एक्ट डील करता है। इस एक्ट में क्या बताया गया था कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि सामूहिक अपराध, सामूहिक दंड या जुर्माना लगाने की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार ऐसा भी कर सकती है। और इससे जितने भी रिलेटेड प्रोविजन हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था, वो जैसे इस एक्ट में लागू होते हैं वो यहां पर भी लागू होते हैं। यानी कि कलेक्टिव फाइन लगाया जा सकता है, पर किसी भी पर्सन को यदि ये अपील करना है इस जजमेंट के अगेंस्ट, इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट,
तो वो क्या कर सकता है, राज्य सरकार को अपील कर सकता है कि इस जुर्म में मेरी भागीदारी नहीं है, अतः ये जो सामूहिक जुर्माना है मैं इसको नहीं भरूंगा। और इस अपील को भरने में उसे कितना फीस देना पड़ेगा, 0 फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। अब देखिए, याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था इसी 1989 के एक्ट में, मैंने आपको बताया था कि यदि स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट के को ऐसा लगता है, कौन से क्षेत्र, याद कीजिए कल मैंने आपको बताया था 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के जो क्षेत्र हैं, यानी कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज, उनमें यदि स्पेशल कोर्ट को लगता है कि कोई भी अत्याचार या क्राइम कमिट होने वाला है तो वो उसे बाहर भगा सकती हैं, उस पर्सन को जो गैर SC ST रहेगा इस एरिया में 6th शेड्यूल वाला क्षेत्र या 5th शेड्यूल वाले क्षेत्र में एंटर करने से भी रोक लगा सकता है। कौन, स्पेशल कोर्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां पर क्या है, यहां पर इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है, कुछ लोगों को पावर दिया गया है। कौन कौन से लोगों को पावर दिया है, सबसे नंबर वन आप देखो, सबसे पहले दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दूसरी नंबर पे दिया गया है सब डिस्ट्रिक्ट, ये SDM को पावर दिया गया है, या कोई भी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, या कई लेवल के पुलिस ऑफिसर हैं। ये पुलिस ऑफिसर कम से कम कौन सी पोस्ट का होना चाहिए, डिप्टी SP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पोस्ट होना चाहिए। इन लोगों को सरकार क्या कर सकती है, पावर दे सकती है। कौन सी सरकार पावर देगी, तो इनके जो इमीडिएट कंट्रोल होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इनमें से किसी को भी या सारों को पावर दे सकता है कि यदि उन्हें जरूरत पड़ती है, उन्हें आवश्यकता लगती है कि वो कुछ भी ऐसा करें, यदि उन्हें आशंका होती है कि हो सकता है क्राइम ये पर्सन यहां पर कंडक्ट करे, कोई क्राइम करे, गैर SC ST नॉन SC ST मेंबर कोई क्राइम कमिट करने वाला है या वो धमकी देता है क्राइम कमिट करने वाले की, तो ये जो सारे के सारे ऑफिशियल पोस्ट जो मैंने अभी आपको मेंशन किया वो क्या कर सकते हैं, जो भी उन्हें जरूरतमंद एक्शन लगे, जो उन्हें सरकार परमिट करती है वो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस क्षेत्र को भी एट्रोसिटी प्रोन घोषित कर सकते हैं, यानी कि अत्याचार ग्रसित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ऐसा जो भी उन्हें स्टेप लगे कि जो पब्लिक ऑर्डर यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति और सुरक्षा बने रहे, किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन ना हो, ऐसे सारी चीजों को क्या किया जाए, मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जो भी नेसेसरी स्टेप है ले सकते हैं। तो जैसे क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, अब ये स्टेप क्या है इसमें नहीं दिया गया है, पर हो सकता है कि सेक्शन 144 IPCC इंपोज कर दे, IPC इंपोज कर दे। इसका मतलब क्या है, 4 या 4 से अधिक लोगों की जो समूह है, ग्रुप है, ग्रुप गैदरिंग को क्या कर दिया जाए, बैन कर दे। या तो दूसरा क्षेत्र क्या किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का क्या किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को क्या कर दिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाए, जैसे कि रिलीजियस लीडर को अरेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, या जो हेट्रेड फैला रहे हैं ऐसे लोगों को अरेस्ट कर दिया जाए। या और हम बात कर सकते हैं जो गैर SC ST जो मेंबर हैं, जो प्रोन हैं कि इस क्षेत्र में आकर वो क्या कर सकते हैं, वो वायलेंस कमिट कर सकते हैं, तो उन्हें उस क्षेत्र से क्या किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाए, या इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए ये ऑर्डर दे दें, या इनसे कोई बॉन्ड साइन करा ले कि आप इस क्षेत्र में कोई भी हिंसा नहीं फैलाओगे। ठीक है, इस प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो ये कौन कौन ले सकते हैं, DM, SDM, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिप्टी SP या उससे कोई ऊपर के अधिकारी जो भी स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे। ठीक है, तो ये स्कीम कौन डिसाइड करेगा, ये स्कीम डिसाइड करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार के पावर है, वो रूल बनाती है कि कौन कौन मैजिस्ट्रेट को पावर मिलेगा और कैसे कितना मिलेगा। बात समझ में आई। अगला लॉ पढ़ते हैं, अगला प्रोविजन पढ़ते हैं, नो इंक्वायरी ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या होता है,
बहुत बार कई सारे एक्ट में क्या होता है, आपको अप्रूवल चाहिए रहता है तब आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन इस एक्ट को क्या बनाया गया है, एससी एक्ट 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में सीधी सादी बात की गई है, यदि एफआईआर के लिए कोई एससी एसटी आता है, गैर एससी एसटी मेंबर के खिलाफ एफआईआर करना चाह रहा है, तो उसमें कोई भी किसी भी ऑफिसर से परमिशन नहीं चाहिए रहेगी। देयर इज नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठेगी, चुपचाप जो भी पुलिस ऑफिसर बैठा रहेगा उसे एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके लिए कोई भी अप्रूवल आगे नहीं चाहिए रहेगा। बात समझ रहे हो? यानी कि एससी एसटी को क्या दिया गया है, ज्यादा अधिकार दिया गया है, ताकि यदि उनका पुलिस में कोई पहचान का ना भी हो तो उन्हें कोई शोषण ना कर सके, उनकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना ना करे। यदि एक्ट में ही, अधिनियम में ही सीधा सीधा लिखा है पुलिस को एफआईआर हर किसी केस में रजिस्टर करना ही करना है, तो पुलिस कोई भी बहाना नहीं बना सकता कि हम इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। ताकि यदि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे किसी पॉलिटिकल दबाव में आके, सामाजिक दबाव में आकर, तो क्या होगा, पुलिस के खिलाफ केस किया जा सके, पुलिस को अपनी गलती पता हो, इस वजह से डायरेक्ट कानून में ये मेंशन्ड है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेशन के लिए। याद कीजिए हमने बात किया था परिवीक्षा अधिनियम, हमने 1955 का एक्ट में भी मैंने आपको बताया था, यदि कोई भी पर्सन को अनटचेबिलिटी का ऑफेंस के लिए क्या मुजरिम माना गया है, उसे आरोपी घोषित कर दिया गया है कोर्ट न्यायालय के द्वारा, तो क्या होगा, उस पर्सन को प्रोबेशन नहीं मिलती है, प्रोवाइडेड इस एक्ट में कितने साल का होना चाहिए, 1955 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, वो 14+ साल का होना चाहिए। बात समझ में आई? उस समय होना चाहिए। और यदि हम इसकी बात करें तो इस एक्ट में कितना दिया गया है, उसे 18 साल की उम्र से ऊपर का माना जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले जो वीडियो सीरीज थी उसमें बताया था प्रोबेशन क्या होता है। यदि कोई आरोपी डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या होगा, उसे अच्छे व्यवहार के बेसिस में, वो प्रिजन में जब अच्छा, जेल में जब अच्छा व्यवहार दिखाता है, दर्शाता है, तो उन किसी ग्राउंड्स पर, अच्छे व्यवहार के ग्राउंड्स पर उन्हें क्या मिल सकता है, छोटी बेल मिल सकती है, प्रोबेशन मिल सकता है, जहां पर उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिलती है लीगली। ठीक है, तो ये प्रोबेशन पीरियड होता है बेस्ड ऑन गुड बिहेवियर। लेकिन यदि एससी एसटी 1989 के अंदर वो आया है और वो 18 साल की उम्र से ऊपर है, तो उसे प्रोबेशन मिलने के लिए वो एलिजिबल नहीं रहता है। सिंपल। अगली बात करते हैं, यदि कोई भी दूसरा कानून है और उस कानून में इस एक्ट के कानून के उल्टा प्रोविजन है, तो ये एससी एसटी एक्ट का कानून क्या होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसके एक्ट को, इसके प्रावधानों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी कोई भी दूसरे कानून की अपेक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, यानी कि इस अधिनियम का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। ठीक है, वो कौन सुनिश्चित करेगा, वो सुनिश्चित करेगा केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार रूल बनाएगी, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, और इस रूल्स के अनुसार जो सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, वो जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं उनको फॉलो करेगी, ताकि ये रूल्स का पालन सही तरीके से हो सके। तो क्या क्या रूल्स रहते हैं भैया? सबसे पहले जैसे हमने कल बात किया था कि ये विक्टिम है, तो विक्टिम के बारे में यदि हम समझते हैं, सबसे पहले कहां जाएगा ये, सबसे पहले ये जाएगा पुलिस के पास। उसके बाद यदि मेडिकल के पास गया तो मेडिकल से रिलेटेड रूल्स होने चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो जितने भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पुलिस के अलावा कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर ये क्या करेगा, इसके कुछ विटनेस रहेंगे, तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होने चाहिए। साथ ही साथ इसके बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, खर्चे रहेंगे, उन एक्सपेंसेस के बारे में भी बात होगी। तो ये सारे के सारे चीजों से रिलेटेड रूल्स रहेंगे, जो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, और उन रूल्स को पूरा करने के लिए जो प्रावधान होते हैं वो कौन बनाता है, वो बनाता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। तो जैसे कि पुलिस के पास गए, तो पुलिस के पास जाने के लिए क्या रूल होगा कि यहां पर सबसे पहले उन्हें एडिक्वेट कानूनी सुविधाएं मिले, कानून से सहायता मिले, एफआईआर रजिस्टर हो, सबसे पहले रजिस्टर कॉपी फ्री में प्रोवाइड किया जाए, उन्हें अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, कानून के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं,
और जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो संवेदनशील से क्या करें, इनसे बात करें ताकि इन्हें और प्रताड़ना ना फेस करनी पड़ी। इसके बाद क्या हो, जितने भी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो रख रखाव के खर्चे हो, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, वो भी केंद्र सरकार के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से राज्य सरकार को मुआवजा देना है, तो उसके लिए प्रावधान हो। साथ ही साथ यदि उनकी जान मान को खतरा है तो क्या होगा, उन्हें एक दूसरी जगह रिहैबिलिटेट किया जाए, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ जितनी भी चीज है, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, वो स्पेशल ऑफिसर क्या करेगा, वो स्पेशल ऑफिसर सारी चीजों को देखेगा कि सही तरीके से इंप्लीमेंट हो। सही तरीके के समिति बनाई जाए, समिति क्या करेगी, ऑफिसर के भांति ही ये सारे काम करेगी। यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा कमिट हो रही है तो वो क्या किया जाए, उस क्षेत्र में स्पेशल प्रोविजन किया जाए, स्पेशल ऑफिसर को चयनित किया जाए और उस क्षेत्र में क्या किया जाए, पीरियोडिक सर्वे किया जाए, लोगों को ज्यादा जागरूक बनाया जाए, वहां पर एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन को वहां पर बढ़ावा दिया जाए काम करने। ये सारे के सारे कौन काम करेगा, ये सारे के सारे प्रावधान हैं रूल्स में, जिसे राज्य सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स के तहत है उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा पीरियोडिक सर्वे, आवधिक सर्वेक्षण होते रहे और इससे जो कोई भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए वो उसे क्या किया जाए, अपनी रिपोर्ट में शामिल किया जाए, पार्लियामेंट में टेबल किया जाए और उस अकॉर्डिंग नए रूल्स बनाए जाएं। ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, हर साल रिपोर्ट पेश करेगा, किसको, संसद को पेश करेगा, यानी कि पार्लियामेंट को पेश करेगा। वो क्या करेगा, इसमें जितने भी स्टेप्स उन्होंने लिया है और उसके क्या महत्वपूर्ण रिजल्ट आए हैं वो संसद में पेश करेगा, चाहे वो खुद ने लिया हो, चाहे वो किसी महत्वपूर्ण स्टेप जो राज्य सरकार ने लिया है उसके बारे में भी पार्लियामेंट को बताएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप एक्चुअली किसी भी सरकारी ऑफिसर से मिलोगे ना, तो कई बार होता क्या है, जैसे मैं आपको एक बैंक की घटना बता रहा हूं, ये बैंक वालों को क्या रहता है, टारगेट्स मिला रहता है कि आपको सर इतनी लोन देना है, लोन देने से बैंक को फायदा मिलता है, पैसा मिलता है, बात समझ में आई। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, लोन देने के साथ ही साथ क्या होता है, बहुत बारी लोन क्या हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती हैं, जो बोरोवर है वो पे नहीं कर पाते हैं, तो इसका आरोप किसके पास आ जाता है, बैंक के उस ऑफिसर के पास आ जाता है जिसने लोन अप्रूव करी होती है। तो अब इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक हैं उन्होंने कुछ समय पहले ऐसा शुरुआत किया कि भैया हम क्या करेंगे, हम कोई भी नई लोन को अप्रूव ही नहीं करेंगे, ना हम अपने सर पर बला लेंगे, ना हमारे ऊपर कोई दोषारोपण किया जा सकेगा। बड़ी बड़ी लोन को अप्रूव करना ही छोड़ गए, सारी लोन जिसमें गारंटी रहे, कोई मॉर्गेज अमाउंट रखा जाए, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रखा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसे ही अप्रूव कर रहे हैं। अब क्या इससे बैंक का भला होगा, नहीं होगा। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने आके, निर्मला सीतारमन ने क्या बोला, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली कि बैंक यदि एक क्या कर रहा है, यदि किसी को भी लोन दिया है और अच्छे इंटेंशन से दिया है, गुड फेथ में दिया है, यदि वो लोन खराब भी हो जाती है, डिफॉल्ट भी हो जाती है, उसका पैसा वापस नहीं आता है, तो भी क्या किया जाएगा, जिस ऑफिसर ने लोन अप्रूव करी उसे हम उस पर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे, हम उस पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं इनिशिएट करेंगे। वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, बहुत बार एक ऑफिसर रहता है, उसने क्या किया, एक इंक्वायरी करी, इंक्वायरी कंडक्ट करने की वजह से क्या हुआ, समाज में SC ST को हो सकता है या गैर SC ST को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, कुछ मुसीबतें, क्रिमिनल इश्यूज। अब यदि उस ऑफिसर के ऊपर फाइल कर दिया जाएगा तो क्या ऑफिसर ऐसे केस लेगा दोबारा, बिल्कुल नहीं लेगा। इसी वजह से ऐसे सारे स्टेप्स जो कि सरकारी ऑफिसर ने लिया है किस कारण, गुड फेथ में, यानी कि सद्भावना पूर्वक लिया है। तो ऐसे में यदि उसका नतीजा गलत भी होता है तो उस ऑफिसर को कोई भी क्रिमिनल चार्जेस उस पर इनिशिएट नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का अपराध उसके अगेंस्ट दर्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने के। मैंने आपको बताया था प्रावधान नियम बनाने के क्या होता है, जब भी कोई एक्ट आता है तो वो एक्ट बहुत ही ब्रॉड रहता है,
छोटे छोटे चेंजेस लाने के लिए हर बार संसद में पास नहीं किया जा सकता, इसी वजह से छोटे मोटे चीजों के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और ये रूल्स कौन बनाता है? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार रूल बनाएगा। और वो केंद्र सरकार क्या करता है? 30 दिन का समय मिलता है जब पार्लियामेंट सेशन में रहता है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा, इस बीच क्या होता है? 30 दिन का समय आपको देना पड़ता है। इस 30 दिन के समय में क्या करना रहता है? पार्लियामेंट को, संसद को अप्रूव करना रहता है। यदि पार्लियामेंट, दोनों लोकसभा और राज्यसभा ने कोई भी चेंज इनिशिएट किया इसमें, तो वो चेंज नया रूल बन जाता है। और यदि सिंपली पास कर दिया गया तो क्या होगा? वही रूल परमानेंट माना जाता है। तो ये किस लिए बनाया गया है? ताकि हर छोटी छोटी चीज के लिए वापस से पार्लियामेंट को पास परेशान ना करना पड़े और सिंपल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना ले। और ये छोटी मोटी चीज में अब देखो, अब होता क्या है, अब कई बार रूल्स बनाने का जो तरीका है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ना गलत फायदा उठाती है, क्योंकि इन्हें जब अप्रूवल चाहिए नहीं रूल्स बनाने के लिए, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन रूल के ऊपर छोड़ देती हैं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्रता के लिए प्रॉब्लम है। इसी वजह से ये प्रावधान दिया जाता है कि जब कोई भी रूल्स बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसे क्या किया जाए? उसे पार्लियामेंट के में पेश किया जाए। और यदि कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि डिबेटेबल है, जिसमें डिबेट करने की जरूरत है, तो पार्लियामेंट उस प्रोविजन को उठा लेती है, उसमें वाद विवाद करती है और उसके बाद जैसा भी हो उसे पास करा जाता है या मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक और महत्वपूर्ण एक्ट जो है 1989 का SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, वो भी खत्म हो चुका है। आप देख रहे होंगे सारे के सारे एक्ट जितने भी हैं, मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको करा रहा हूं, एक एक प्रोविजंस को उठा रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन जो हैं वो आपको ध्यान रखना है सेक्शन के सहित। फॉर एग्जांपल, इसी एक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट क्या है, वो सेक्शन क्या है? सेक्शन 3 है। इस सेक्शन 3 में क्या दिया गया है? एट्रोसिटीज दी है। तो ये सेक्शन भी आपको, सेक्शन नंबर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे के सारे सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो ही आपको याद करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कल फिर से हम एक नया एक्ट शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी उसे भी खत्म करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।